हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, और जब हम लोग इतना कुछ समझ लेंगे तो फिर हम इसे ड्रॉ करके भी ऑफ कोर्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, और जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने के लिए ही हमें एक और कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि एरिया वेक्टर क्या होता है। तो ये दो तीन चीजें हम लोग आज पढ़ेंगे, और दो तीन न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, ताकि एज यूजुअल हम न्यूमेरिकल सॉल्व इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। चलिए सीखते हैं चीजों को, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने लिखा है कि कंसीडर अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कंसीडर अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक आप छोटा सा एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए, जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, और चार्ज के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चार्ज अपना मूव कर सकता है। जितना उसके ऊपर फोर्स लगाया जाए, जिस डायरेक्शन में लगाया जाए, उसके अकॉर्डिंग मूव करने के लिए, तब वो कहीं ना कहीं मूव करेगा। तो मूव करेगा तो कोई ना कोई उसका रूट होगा। मान लीजिए ये उसका ट्रेजेक्ट्री है, ये उसका रूट है। तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिफाइंड एज द रूट दिस स्मॉल चार्ज वुड टेक। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हुआ, एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज अगर आप लेते हैं टेस्ट चार्ज के रूप में, तो वो जो भी पाथ लेगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है। तो along this electric field line, the electric field at any point would be tangent to the line at that point. मतलब देखिए, लॉजिकल सी चीज है कि अगर एक फ्री चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि मूव कर रहा है, तो वो किधर मूव करेगा? जिधर उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा उसी डायरेक्शन में वो मूव करेगा। तो जो मूवमेंट का रूट है, जो ट्रेजेक्ट्री है, उसको हमने फील्ड लाइन बोला। तो इसी फील्ड लाइन के टेंजेंशियल जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि वही रूट तो वो ले रहा है, जो जो चार्ज है वो, है ना। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है कि इस रूट पे हर जगह अगर हमको पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो उस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और वही टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये मैंने ड्रॉ किया है, मान लीजिए ये रूट है, उस पे पॉइंट पी पे अगर हमें पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो वहां पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें ईपी मिल जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। उसी प्रकार से पॉइंट क्यू पे अगर हमें पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। और पॉइंट आर पे भी सिमिलरली अगर हमें पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो वहां पे भी हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जिसको ई आर से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। और ये ई आर जो होगा वो पॉइंट आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, दे डू नॉट रियली एग्जिस्ट। ये इमेजिनरी लाइंस है, ऐसा नहीं है कि स्पेस में अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उसके लिए कोई लाइन ड्रॉ की हुई है कि वो इस लाइन पे मूव करेगा। ऐसा नहीं है। जैसे रेलवे की तरह नहीं है कि जहाँ पे एक एक पाथ ड्रॉ किया हुआ है उस पर मूव करेगा रेलवे, जो है ऐसा नहीं है। ये इमेजिनरी है हमें समझने के लिए। एक बात और मैं बताना भूल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एक और चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, आप याद रखिएगा, कई बार इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। अब है कुछ चीजें कि दे स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेस। तो
ये इसकी प्रॉपर्टी है कि पॉजिटिव चार्ज पे स्टार्ट करता है, नेगेटिव चार्ज पे एंड करता है। इसका कोई कंप्लीट लूप नहीं होता है, ये अनएंडिंग लूप नहीं है। ये स्टार्टिंग इसकी कहीं ना कहीं है और एंड कहीं ना कहीं है। स्टार्टिंग कहाँ है, जो पॉजिटिव सोर्स चार्ज होगा, और एंडिंग कहाँ है, जो नेगेटिव सोर्स चार्ज होगा वहां पर। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। This is because if they intersect, there will be two tangents at the point of intersection. This would mean that at that point, there are two directions of the electric field. This is not possible. क्या कहा गया यहाँ पे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, वो वो ट्रेजेक्ट्री है, वो पाथ है, वो रूट है जो कि एक पॉइंट चार्ज लेता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे हर जगह एक टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। अब देखिए, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगी, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगी, तो इसका मतलब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे दो टेंजेंट होंगे, है ना, यहाँ पे दो टेंजेंट होंगे। तो अगर दो टेंजेंट है, इसका मतलब क्या है, सेम पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है कि वहां पे कई सारे सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ रहे हो, लेकिन जो जो हम कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो उनका कंबाइंड फॉर्म ही होता है। तो एक पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। अब है एक और प्रॉपर्टी, इफ देयर आर चार्जेस इन इक्विलिब्रियम ऑन अ सरफेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। क्या कहा गया यहाँ पे कि एक कोई सरफेस है जिसपे चार्जेज हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेज हैं, जो कि इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब कि वो उनके ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो है। इसका मतलब वो चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन है कि एक सरफेस है जिसके ऊपर चार्जेज हैं जो कि इक्विलिब्रियम में है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उन कंडीशन में हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, इस पे चार्जेस है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, जो कि इक्विलिब्रियम में है। तो ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कि कहीं पे भी, जैसे इस पॉइंट पे हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो हमेशा नॉर्मल होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे। अगर ये नॉर्मल नहीं होगा तो क्या होगा, मान लीजिए कोई एंगल पे है, यहाँ पे किसी एंगल पे है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टेंजेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। अब ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, तो कोई ना कोई कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर भी होगा, अलोंग द सरफेस भी होगा। अब अलोंग द सरफेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो चार्जेस पे कोई नेट फोर्स लग रहा है अलोंग द सरफेस, तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। अब इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा तो हमारी इनिशियल एजम्पशन जो है, कंडीशन जो है, वही वायोलेट हो जा रही है कि हम मान के चल रहे हैं कि चार्जेस इक्विलिब्रियम में है। चार्जेस इक्विलिब्रियम में है तो सरफेस की डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो परपेंडिकुलर हो हर जगह पर सरफेस पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टेंजेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है। ठीक, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। अब एक प्रॉपर्टी है कि देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है ना, वो एक सेंस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताता है किसी पॉइंट पर। तो उसी से रिलेटेड प्रॉपर्टी है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर इन अ रीजन, द फील्ड लाइंस कम क्लोज टुगेदर इन दैट रीजन। कोई एक रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, तो वहां फील्ड लाइन काफी क्लोज होगी, है ना। मान लीजिए जैसे ऐसे 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 ऐसे, तो ये जो रीजन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काफी आस पास में है। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग है। और उसके ठीक ऑपोजिट, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीकर इन अ रीजन, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी रीजन में वीक है काफी, तो फील्ड लाइंस आर फार अपार्ट इन दैट रीजन। अब इसी वाले ड्राइंग में देखिए कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है काफी दूरी में है। इसका मतलब इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक है ना। तो यही प्रॉपर्टी है, मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफी आसपास में है एक दूसरे के, तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड काफी स्ट्रांग होगा,
और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से फार अपार्ट है, स्प्रेड आउट है, तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वीक हो। ठीक। The field lines do not pass through a conductor because the electric field inside a charged conductor is zero. देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को, लेकिन अभी आप प्रॉपर्टी के रूप में जान लीजिए कि फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक कंडक्टर के अंदर, एक क्लोज्ड कंडक्टर है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगा, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी नहीं होगी। इसलिए कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगा। मान लीजिए कोई कंडक्टर इस तरह से है, मैं क्लोज कंडक्टर बोल रहा हूँ, तो फील्ड लाइंस जो है वो आके यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, फील्ड लाइन जो है आके यहाँ पे खत्म हो जाएगी, इस तरह से होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो है कंडक्टर के अंदर, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो हमने अभी पढ़ा और समझा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा, हमने ये भी समझ लिया। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमें बताओ, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम ही चीज। ठीक, अगेन आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ पॉइंट चार्जेस। अब पॉइंट चार्ज मान लीजिए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो फील्ड लाइन क्या होगा, वहां से ये हमने पीछे देखा है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, और स्प्रेड रेडियली आउटवर्ड। बेसिकली क्या है कि हमने पीछे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का, उसकी स्फेरिकल सिमेट्री होती है ना, तो वहां पे कोई भी हम पॉजिटिव चार्ज अगर रखेंगे, तो मान लीजिए क्यू नॉट है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, है ना, तो यही डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है। और आपने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टेंजेंट में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड खुद। तो ऐसी लाइन क्या होगी, ये जो लाइन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो अलोंग द, इस पे हर जगह जो है टेंजेंट जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड खुद जो है वो रेडियली स्प्रेड आउट होता है जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है उससे, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इस तरह से ही होंगी। इस पॉइंट पे कहीं भी आप देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट ही होगा, कहीं पे भी देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट होगा, है ना, तो रेडियली जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट होगा वहां वहां आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में ऐसी लाइन ड्रॉ कीजिए जो कि उस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट, है ना, तो इस तरह की लाइंस आपको मिलेंगी। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज अगर है तो रेडियली स्प्रेड आउट होगा और स्टार्ट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज से। इसी प्रकार से नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो वहां पे आके एंड होगी, है ना, आपकी जो इस तरह से फील्ड लाइंस है वो यहाँ पे आके एंड हो रहा है। ये भी हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड खुद जो होता है वो इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द नेगेटिव पॉइंट चार्ज, है ना, तो टुवर्ड है तो इसी तरह से यहाँ पे एंड होगा, क्योंकि टेंजेंट होना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टेंजेंट होना है। ठीक है, इसलिए इस तरह से पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और नेगेटिव पॉइंट चार्ज के केस में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा हमने पढ़ लिया। आप निकाल सकते हैं कि डाइपोल के केस में क्या होगा, वो भी आप पता कर सकते हैं। अगर मान लीजिए डाइपोल है, डाइपोल में क्या होता है, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होता है, एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज होता है, दोनों इक्वल होते हैं। ये मान लीजिए प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ से ऐसे आएगा, है ना, एक क्लोज्ड लूप बनाता जाएगा इस तरह से, ऐसे आएगा। ठीक है, इस तरह से, तो ये स्प्रेड आउट हो रहा है इस तरह, है ना, इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में। ठीक है, इस तरह के कुछ सिचुएशन बनती है, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसके फील्ड लाइंस क्या होंगे ये आप कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से और केसेस होते हैं, है ना, तो वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई प्लेट है जिसपे पॉजिटिव चार्जर है इस तरह से, तो ये इस तरह से होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस तरह से, ठीक। अगर इसके दोनों सरफेस पे चार्जेस हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों जो सरफेस है यहाँ पे चार्जेस हैं, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है। इस तरह से कई कई सारे केसेस होते हैं जिसको आप इंडिविजुअली कवर कर सकते हैं। अब चलिए हमें एरिया वेक्टर सीखना है। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है काफी, जिसको आप ध्यान से सीखिएगा कि क्या होता है। तो चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं। मैंने लिखा है कि कंसीडर एन एरिया एलिमेंट एज शोन। मैंने कोई एरिया एलिमेंट ले लिया ds, ये यहाँ पे बस एक एरिया एलिमेंट है। द एरिया वेक्टर फॉर दिस एरिया एलिमेंट ds इज अ परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इट एंड हैविंग मैग्नीट्यूड ds। मतलब इस एरिया वेक्टर, इस जो एरिया एलिमेंट ds है, ये जो एरिया एलिमेंट है, इससे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए जिसका मैग्नीट्यूड इस एरिया के बराबर हो। इसका एरिया मान लीजिए ds है, तो उस एरिया के बराबर हो और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमें, तो उस वेक्टर को हम लोग एरिया वेक्टर कहते हैं। जैसे कि ds वेक्टर ds जो है वो एरिया वेक्टर है, और इसको हम डिनोट कर सकते हैं ds इसका मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर जो ये n है, ये इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है ना। एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर होगा, तो ये n है। आप याद कीजिए, आपने वेक्टर जब पढ़ा है, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसके टर्म में। तो इसी तरह से यहाँ पे ये n जो है, n कैप जो है, वो आपका यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। हमने क्या किया, एक एरिया एलिमेंट लिया ds, उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो उस एरिया के बराबर है, तो उस वेक्टर को हमने कह दिया एरिया वेक्टर, ठीक। मैंने लिखा भी है कि वेयर n इज द यूनिट वेक्टर along the perpendicular, ठीक। if the surface is closed by convention the area vector is always outwards। मान लीजिए एक सरफेस है जो कि यहाँ क्लोज सरफेस है, मैं यहाँ ठीक से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, ये 2 डायमेंशनल है। आप इमेजिन कीजिए क्लोज सरफेस है, तो एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा कि हमेशा एरिया वेक्टर जो होगा, मान लीजिए यहाँ से हमने एरिया वेक्टर एक ड्रॉ किया, तो वो कन्वेंशन एक ऐसा है, यहाँ वेक्टर 2 डायरेक्शन में हो सकता है, एक क्लोज सरफेस के आउटसाइड में और एक इनसाइड भी हो सकता है। तो कन्वेंशनली हम लोग लेते हैं हमेशा कि एरिया वेक्टर जो होगा वो हमेशा आउटवर्ड होगा। यहाँ आपने यहाँ पे एक ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो ये आपका ds और n ये यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन में। मान लीजिए सरफेस भी जो है वो प्लेनर नहीं है, कर्व्ड है, तो इसमें हर पॉइंट पे अलग अलग एरिया वेक्टर्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक एरिया वेक्टर इस छोटे से पॉइंट का हम लोग ले सकते हैं, इस छोटे से पॉइंट का ले सकते हैं, यहाँ पे ऐसे इस तरह से ऐसे करके अलग अलग जगह पे रेडियली आउटवर्ड जो है वो एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। इस तरह से आप जो है पता कर सकते हैं कि एरिया वेक्टर क्या होगा। अब जब हमने एरिया वेक्टर सीख लिया, इस कंसेप्ट का हम यूज करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को सीखेंगे जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया प्लेस्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, दोनों कंसेप्ट जो हमने आज पढ़े इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले, उन दोनों का यूज होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का भी और एरिया का भी, है ना। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं पे, उसमें आपने एक एरिया प्लेस किया, एरिया एलिमेंट को प्लेस किया, उस एरिया एलिमेंट से कितने फील्ड लाइन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। फिर से बोलता हूं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिन कीजिए, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक इमेजिनरी एरिया डाला, एक एरिया एलिमेंट डाला, उस एरिया एलिमेंट से कितने फील्ड लाइन मूव कर रहे हैं जो कि उस एरिया एलिमेंट के परपेंडिकुलर है, उन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम लोग फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड E एच शोन बिलो। यहाँ मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक ड्रॉ किया, है ना, ये फील्ड लाइन है उसके, ठीक है। ये फील्ड लाइंस है।
लेट एन एरिया एलिमेंट डेल्टा एस, यह एरिया एलिमेंट डेल्टा एस जो है हमने प्लेस्ड इनसाइड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एक एरिया एलिमेंट डेल्टा एस हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है प्लेस किया, है ना। अब ये क्या है कि फील्ड लाइंस जो है, ये फील्ड लाइंस जो है वो एरिया वेक्टर से डेल्टा एंगल थीटा एंगल बना रहे हैं। एरिया वेक्टर क्या होगा, इस एरिया एलिमेंट से हम लोग एक परपेंडिकुलर लेंगे, है ना, तो वो एरिया वेक्टर है। तो फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच में क्या एंगल होगा, वो थीटा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर डेल्टा एस मेक्स एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो मैंने अभी यहाँ पे देख ही लिया, है ना। The component of electric field normal to the area element will be E cos theta। अभी हमने क्या कहा कि हमने फ्लक्स के लिए, फ्लक्स क्या होता है, the number of field lines which are perpendicular to the field area, the area element, है ना। तो यहाँ पे तो कुछ एंगल है, यहाँ देखिए कुछ एंगल पे है फील्ड लाइंस, तो वही फील्ड लाइन फ्लक्स में कंट्रीब्यूट काउंट की जाएंगी जो कि परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, E cos थीटा, है ना। E cos theta. The component of the field normal to the area element will be E cos theta. So the electric flux is delta phi E. Phi जो है, phi E जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इस एरिया में एलिमेंट से कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है, दैट इज नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ E, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर देखना है, इनटू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या है, डेल्टा एस है, और नॉर्मल कंपोनेंट क्या है, E cos थीटा। तो देखिए E, अगर E भी एक वेक्टर है और डेल्टा एस भी एक वेक्टर है, तो ये क्या हो गया, एक डॉट प्रोडक्ट हो गया, वेक्टर E डॉट वेक्टर डेल्टा एस, है ना। तो ये आपका आ गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम लोग एक डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो E डॉट डेल्टा एस हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ हमने कंसिडर किया था कि फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है, मान लीजिए मतलब फील्ड यूनिफॉर्म है, मान लीजिए फील्ड ही नॉन यूनिफॉर्म है, तब क्या होगा, तब हम क्या करेंगे, एक क्लोज सरफेस लेंगे उस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उस क्लोज सरफेस को कई सारे चंक्स ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब हर एरिया एलिमेंट जो उसमें से होगा उसका कोई ना कोई नॉर्मल होगा, है ना, कोई ना कोई एरिया वेक्टर होगा उससे करस्पॉन्डिंग, और वहां पे उस जहां पे वो स्मॉल एरिया एलिमेंट है वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, तो वहां पे फिर हम ई डॉट डीएस कर सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ मैंने एक लिया है, एक एरिया एलिमेंट यहाँ पे लिया है DS1, तो यहाँ पे इस एरिया एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, E1 डॉट डेल्टा S1, ये होगा, है ना। डेल्टा S1 क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, डेल्टा S1 वेक्टर, डेल्टा S1 क्या होगा, ये DS1 या डेल्टा S1 जो भी मानना है आपको, मान लीजिए टाइम्स N1। इसी प्रकार से आप दूसरा एलिमेंट यहाँ ले लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए ये नॉर्मल है आपका N2, सॉरी ये N2 की डायरेक्शन में, ये आपका एरिया वेक्टर है यहाँ पे डेल्टा S2, और यहाँ मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कुछ है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इनके बीच में फिर कुछ एंगल होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये E2 है यहाँ पे, तो E2 डॉट डेल्टा S2, यहाँ पे फ्लक्स 2 ये हो जाएगा, यहाँ पे फ्लक्स 1 ये है, इसी तरह से फ्लक्स 3 होगा, फाई 3 5, इस सिंबल को हम लोग फाई बोलते हैं, इस सिंबल को फाई बोलते हैं, फाई, ये अगेन ग्रीक सिंबल है, फाई बोलते हैं। तो फाई 1 फाई 2 फाई 3 अप टू फाई n, जितने भी हैं, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है, वी डिवाइड द होल सरफेस इनटू मेनी स्मॉल एरिया एलिमेंट्स DSI as shown above, then consider the flux through these individual DSIs individually। टोटल फ्लक्स क्या होगा, ये फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 एंड सो ऑन, अब तो मान लीजिए n एलिमेंट्स में हमने डिवाइड किया है, तो फाई n, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सम कर देंगे, तो ये वाला सिंबल सम सिंबल के फॉर्म में आ जाएगा। अब मान लीजिए कि ये जो एरिया एलिमेंट हम लोग ले रहे थे यहाँ पे, ये एरिया एलिमेंट, इसको हम धीरे धीरे छोटा करते जाएंगे, मान लीजिए इतना छोटा छोटा एलिमेंट्स लेंगे, है ना।
और छोटा एलिमेंट्स लेंगे। कितना छोटा लेंगे कि ये लगभग डी एस जो है वो 10 to 0 हो जाएगा। इस केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। ये एन जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। उस केस में तो ये हमें मोर एक्यूरेट पिक्चर देगा टोटल फ्लक्स का। हम लोग ये एक्सरसाइज क्यों करेंगे, क्योंकि मोर अभी हमने थोड़ा मान लीजिए बड़ा बड़ा एलिमेंट लेंगे, तो जितना हम इस एलिमेंट्स की संख्या बढ़ाते जाएंगे उतना हमारा फ्लक्स का पिक्चर जो है ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके हमको साइज को घटाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे, फिर और कुछ साइज घटाएंगे इस तरह से। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स को हम लोग बढ़ाते जाएंगे, है ना, यानी कि इन्फिनिटी। और साइज जो है एरिया एलिमेंट का वो छोटा हो जाएगा, तो इन टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। उस केस में हमारा जो ये सम था, this sum would would converge to become an integral. So total electric field becomes इंटीग्रल। ये क्लोज लूप इंटीग्रल है, ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल है। इस तरह का सिंबल होता है इंटीग्रल के ऊपर वो, और यहाँ पे एस लिखा है, इसका मतलब ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल है, और ई डॉट डी एस। तो फाई ई जो फाइनली आपका आएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उस केस में, तो ई डॉट डी एस के का इंटीग्रल के फॉर्म में आपको आ जाएगा। अब कुछ चीजें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, हम पहले ही देख चुके हैं। और इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम इसका हाँ, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, तो ऐसे भी इसका डायरेक्शन की तो बात है नहीं, तो बस मैग्नीट्यूड ही है। तो मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड जो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स एरिया, जो ये एरिया है वो, तो इसका यूनिट क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट जो कि होता है न्यूटन पर कूलॉम, और इसका यूनिट एरिया का जो कि होता है मीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट जो होगा न्यूटन पर कूलॉम टाइम्स मीटर स्क्वायर, और या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम, ये इसका एसआई यूनिट होगा, है ना। तो इतनी चीजें हमने पढ़ ली फ्लक्स के बारे में। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, एरिया वेक्टर पढ़ा, और अब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ लिया। ठीक है, अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए, यहाँ है प्लेन सरफेस in shape of a square of side 1 cm is placed in an electric field, ये इस तरह से, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 100 न्यूटन पर कूलॉम आई। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है ये आई के ही टर्म में है, बस इसका मतलब ये एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है। सच दैट द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इज गिवन बाय, ये आपको सारा इंफॉर्मेशन दे दिया गया। देखिए, नॉर्मल टू द सरफेस जो है, जो आपका स्क्वायर है ना। पहले तो बात, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है, ये फील्ड लाइंस है, ठीक है। और ठीक है, और जो आपका क्या था, प्लेन एरिया था, हाँ, प्लेन सरफेस इन द शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड। एक एरिया हमारा क्या है, एक स्क्वायर है जिसके साइड्स 1 cm ईच है, यानी कि 0.1 मीटर, है ना। 1 cm क्या होता है, 0.1 मीटर होता है। तो नहीं, 1 cm होगा 0.01 मीटर, ठीक है। तो उसका जो परपेंडिकुलर है, मान लीजिए ये आपका स्क्वायर है, तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो भी आपको दिया गया है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो ये देखिए, ये एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस है इधर। इसका मतलब आपका जो स्क्वायर है वो जेड प्लेन में है, ठीक है। स्क्वायर मान लीजिए आपने ऐसे ड्रॉ कर लिया इस तरह से, ये आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है, जिसके एक ये एरिया वेक्टर है ना। तो इस तरह से इधर एरिया वेक्टर खैर नहीं होगा, ये एरिया वेक्टर आपका इधर कहीं होगा, इस तरह से एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर नहीं, ये यूनिट वेक्टर। एरिया वेक्टर भी आपका ऑफकोर्स इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो आपको पता करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। अब आपके पास क्या क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि है, कितना था, 100 न्यूटन पर कूलॉम, 100 न्यूटन पर कूलॉम आई, ये था।
और जो आपका एरिया है, देखिए पहली बात कि जो ds होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा एरिया का, वो कितना होगा, 1 cm इंटू 1 cm, ये आपका क्या स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर इंटू 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा एरिया ds इज इक्वल टू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, डेल्टा एस, ये डेल्टा एस एन, तो एरिया वेक्टर हो जाएगा आपका 10⁻⁻4 टाइम्स एन कितना है, हाँ ये 0.8i प्लस 0.6 के, 0.8i प्लस 0.6 के, ये आपका जो है एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है, ये आपको मिल गया यहाँ पे, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, और कुछ हमको छोड़ रहे हैं क्या इंफॉर्मेशन, प्लेन सरफेस है, 1 cm है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया हमें, एरिया वेक्टर, सारी चीजें मिल गई, तो फ्लक्स कितना होगा, फाई ई क्या होता है, ई डॉट डेल्टा एस, तो अभी मैं यूनिट्स नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, है ना, यहाँ भी मीटर स्क्वायर का यूनिट होगा, मैं यूनिट्स छोड़ रहा हूँ अभी, तो मैग्नीट्यूड के टर्म में कितना है, 100, ये था, ये आई था, ठीक है, ये कहाँ है, ये 100i है ना, और इधर इंटू 10⁻⁻4, सॉरी 100i और डॉट है इधर, डॉट 10⁻⁻4 0.8i प्लस 0.6 के, ये डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, इनका डॉट प्रोडक्ट है ये, तो ये आपको कितना मिल जाएगा, देखिए आई डॉट आई तो आपका वो कंपोनेंट रह जाएगा, आई डॉट आई 1 होता है, लेकिन आई डॉट के चूंकि 0 होता है, इसलिए ये कंपोनेंट चला जाएगा, तो आपको फाइनली बचेगा 100 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 0.8, इतना फाइनली आपको बचेगा, तो ये हो जाएगा आपको, फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये हो गया 10⁻⁻2, तो 0.8 इंटू 10⁻⁻2, मैं यहाँ कुछ गड़बड़ भी कर रहा हूँ क्या, क्योंकि ये फ्लक्स तो थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, यही होगा, एक बार हम लोग आंसर वेरीफाई कर लेते हैं, प्लेन सरफेस शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये such that the unit vector normal to the surface is given by this, तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, ई डॉट डी एस ही होता है, ई हमें पता है, डी एस भी पता है, ठीक है, तो ठीक ही है सब कुछ, है ना, 10⁻⁻2 10⁻⁻2, ये हो गया, ओके, ई डॉट डी एस आ गया, सब हमने एसआई यूनिट में ले लिया है, तो हाँ ठीक है, ये यही आपका फ्लक्स होगा, ठीक, तो मुझे पता नहीं क्यों डाउट हो रहा है इसमें, बट मैं कुछ गलत भी तो नहीं कर रहा हूँ, मैंने कुछ क्वेश्चन भी तो सही से लिखा, एक मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ कि क्या मैंने सही लिखा है कि नहीं क्वेश्चन, मैंने एक बुक से क्वेश्चन लिया था, तो मैं बुक, एक मिनट देखने दीजिए मुझे कि मैंने बुक से क्वेश्चन लिया था, हाँ कुछ सही है, ठीक है, तो ये यही होगा, चलिए होपफुली हमने कुछ गलती नहीं की है,
इसको आप लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻³ अब यहाँ पे यूनिट लिख दीजिए। यूनिट क्या था? न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसलिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ये मिल गया 8 इंटू 10⁻³ यही है। हमने कोई गलती यहाँ नहीं की है ना। होपफुली मेरे पास क्वेश्चन तो लिखा हुआ था पर सॉल्यूशन नहीं था उसका। आप अपने साइड से भी वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। अब है a circular plane sheet of radius 10 centimeter is placed in a uniform electric field of 5 into 10⁵ Newton per coulomb, making an angle of 60 degree with the field. Calculate the electric flux. यानी कि एक सर्कुलर प्लेन शीट है जो कि जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और मतलब कोई सर्कुलर है प्लेन शीट जिसका रेडियस भी हमें पता है 10 सेंटीमीटर। ये रेडियस जो है वो 10 cm यानी कि ये 0.1 मीटर है ना। एनीवे वो दिया हुआ है। और अगली इंफॉर्मेशन है कि ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। और इस प्लेन जो सर्कुलर शीट है उसमें और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। यानी कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमने जो प्लेनर सरफेस मान लीजिए ऐसे हमने डाला, तो ये जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। मतलब प्लेनर सरफेस जो डला हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा। यहाँ मान लीजिए एक हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से इस तरह से, ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो हमें फ्लक्स निकालने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड और इस प्लेनर सरफेस के जो नॉर्मल है उसके बीच का एंगल। तो अगर प्लेनर सरफेस से ये 60 डिग्री बना रहा है तो उसका जो नॉर्मल हम लेंगे, मान लीजिए नॉर्मल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, नॉर्मल जो ड्रॉ करेंगे तो वो एंगल जो होगा वो होगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल टू द सरफेस के बीच का जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। अब आप लोग कर लीजिए, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ठीक है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। ई कितना है? ई आपको पता है, कहाँ गया, 5 इंटू 10⁵। ई है, यही था ना, हाँ 5 इंटू 10⁵। प्रॉब्लम में भी यही लिखा है, ठीक। तो ई है 5 इंटू 10⁵। डेल्टा एस क्या होगा? सर्किल है, सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई यानी कि 3.14, आर कितना है? 10 सेंटीमीटर, यही था ना, आर है 10 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम में भी यही लिखा है ना, मैं बार बार मिस्टेक करता हूँ प्रॉब्लम से यहाँ लिखने में, इसलिए मैं बार बार क्रॉस वेरीफाई करता रहता हूँ। तो 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर है ना। तो पाई आर स्क्वायर, पाई यहाँ हो गया, तो 0.1 इंटू 0.1, अभी हम सब एसआई यूनिट में ही लेंगे। और कॉस थीटा यानी कि कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री ये कितना होता है? √3/2 है ना। तो √3/2 ये हो गया, ये आपका फाई आ जाएगा। इसको आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। ये जो चीज हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा? 0.1 को आप लिख सकते हैं 10⁻⁻1, तो ये दोनों मिलके हो जाएगा 10⁻⁻2। यहां से इसको अगर लेंगे तो आपको बचेगा 10⁻³ का, और इधर 5 इंटू 3.14 इंटू √3/2। तो चलिए ये करते हैं, इज इक्वल टू 5 इंटू 3.14 इंटू √3/2। ये आपका एक्चुअली वैल्यू आ जाएगा न्यूटन पर कूलम टाइम्स मीटर स्क्वायर। ये आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना होगा, है ना। √3/2 कितना होता है? मेरे ख्याल से 0.866 होता है। तो आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं।
कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज डाल के या खुद से फिर मल्टीप्लाई करके। तो खैर जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे वो 10⁻³ से मल्टीप्लाइड होगा। तो इतना आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आपको मिल गई। आज हमने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को समझा जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। हमने उनकी प्रॉपर्टीज भी सीखी और फिर हमने एरिया वेक्टर को सीखा, एरिया वेक्टर क्या होता है, और फाइनली हमने इन दोनों कंसेप्ट्स को यूज करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो आई होप कि आपको कंसेप्ट्स जो है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व करे, थोड़ा सा मुझे डाउट भी हुआ इस वाले प्रॉब्लम में कि क्या मैंने सही कैलकुलेट किया है कि नहीं, बट मैंने फिर मुझे लग रहा था कि मैंने प्रॉब्लम तो गलत नोट डाउन नहीं कर लिया। फिर मैंने प्रॉब्लम देखा वापस से जाकर के, तो वहां पे प्रॉब्लम जो है मैंने सही ही नोट डाउन किया था। इसका मतलब हम लोग कहीं गलती यहाँ नहीं कर रहे थे। तो आपको भी जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में हम लोग प्रॉब्लम में कुछ दिया हुआ है और जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो कोई पैरामीटर की वैल्यू कुछ और डाल दिया। ये सारी गलतियां बहुत कॉमन है, ये मैं भी करता हूँ। इतने साल हो गए मुझे फिजिक्स पढ़ते पढ़ाते, तो भी मैं कर रहा हूँ ये गलती, और हर कोई करता है। इसलिए आप बहुत काम माइंड से फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, है ना। एनीवे, तो हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया जिससे हमारे कंसेप्ट जो हमने आज थ्योरी में पढ़ा था वो अच्छे से क्लियर हो। तो आई होप कि आपकी लर्निंग अच्छे से हुई होगी और बाकी आप अच्छे से पढ़ ही रहे होंगे। तो अगर आपको समझ में चीजें अच्छे से आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए और ढेर सारा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि फिजिक्स में आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। कोई टीचर आपको समझा सकता है चीजें, साथ में प्रैक्टिस करा सकता है, बट आपके अपने टाइम में जब आप टीचर से पढ़ रहे हो, उस टाइम के अलावा जो आपका खुद का टाइम हो सेल्फ स्टडी का, उसमें आपको खुद से प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो आप कोई सा भी बुक जो आप फॉलो करते हैं उसके प्रॉब्लम्स लीजिए और पढ़ जाइए, और मतलब उसके जितने जितने भी अधिक से अधिक अनसॉल्व प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इससे कहते हैं अच्छी पढ़ाई। आपको एक दिन में सब कुछ नहीं करना है, आप वन बाय वन करते रहिए, ठीक है। कि डेली मान लीजिए एक प्रॉब्लम कीजिए या डेली 2 कीजिए। सब्जेक्ट कई सारे हैं आपके, अगर पीसीएम जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो है ही है, उसके अलावा भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे, हिंदी, इंग्लिश से जो भी उधर होगा आपके सब्जेक्ट्स, बाकी 2 जो है, तो वो भी होंगे आपके। तो इसलिए सब्जेक्ट्स काफ़ी सारे हैं। लेकिन देखिए फिजिक्स और मैथ का तो मैं कह सकता हूँ, और केमिस्ट्री का भी, कि आपको डेली एटलीस्ट एक प्रॉब्लम करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि डेली एक प्रॉब्लम करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन विश्वास मानिए कि अगर आप डेली कुछ नहीं कर रहे हैं, या फिर आप ये मान के चल रहे हैं कि मैं लास्ट में एग्जाम नाइट पे जो है, या उससे 1 वीक पहले या उससे 1 महीने पहले कई सारे प्रॉब्लम्स लगा लूँगा और मेरा सारा कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आप प्रेशर में रहेंगे उस टाइम पे। इसलिए अभी समय है, अभी से जो-जो कांसेप्ट्स आप पढ़ते जा रहे हैं, उसको डेली जो है आप एटलीस्ट उसपे एक प्रॉब्लम ही सही ज़रूर कीजिए, है ना? आप करेंगे तो आपका कांसेप्ट जो है वो क्लियर होता जाएगा, आप चीज़ों को नहीं भूलेंगे। बाद में रिवीजन का जब समय आएगा, तो भी आप काफ़ी तेज़ी में और इफेक्टिवली रिवीजन कर पाएँगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। मन लगा के पढ़िए। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।